सोचिए कि एक बहुत ही जरूरी सिविल केस चल रहा है। हाँ, सालों से उसकी तारीखें पड़ रही हैं, गवाहियां हो रही हैं। बिल्कुल, और अचानक एक दिन कोर्ट में खबर आती है कि जो प्रतिवादी हैं, यानी जिसके खिलाफ वो मुकदमा था, उनका निधन हो गया है। ये बहुत आम बात है सिविल केसेस में। हाँ, तो अक्सर ऐसा लगता है ना कि मौत के साथ ही सब कुछ रुक जाता है। एक आम धारणा तो यही है कि इंसान खत्म तो उसकी कहानी खत्म और उसका कोर्ट केस भी खत्म। सही कहा, पर क्या सच में ऐसा होता है? कानूनी दुनिया में इसका जवाब थोड़ा अलग है। वही तो मैं सोच रही थी, क्या किसी वीडियो गेम के पॉज बटन की तरह वो मुकदमा बस कुछ देर के लिए रुकता है, एक नए रूप में आने के लिए? ये पॉज बटन वाली तुलना ना एकदम सटीक है। दीवानी या सिविल मुकदमों में किसी पक्षकार की मृत्यु कहानी का अंत नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या होता है? ये एक प्रक्रियात्मक चौराहा है। कानून के नज़र में ये एक ऐसा मोड़ है जहां से अदालत ये तय करती है कि उस अधूरे मुकदमे का बोझ अब किसके कंधों पर डाला जाएगा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हमारे पास बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। हाँ, हमारी टेबल पर आज सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम आम तौर पर सीपीसी कहते हैं, उसके ऑर्डर 22 रूल 4 से जुड़े नियम मौजूद हैं। और इसके साथ ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एक पूरा पुलिंदा भी है। सही कहा। और सबसे खास बात, 2025 में आए बिल्कुल ताज़े दिशा निर्देश भी हमारे पास हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जब किसी प्रतिवादी की मृत्यु होती है तो अदालतें उसके कानूनी वारिसों को उस मुकदमे में कैसे खींच कर लाती हैं। और समय सीमा की उल्टी गिनती कैसे काम करती है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तकनीकी नियमों की सख्ती और वास्तविक न्याय के बीच अदालतें संतुलन कैसे बनाती हैं। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे नियम सिर्फ वकीलों की कागजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। तो इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। ये कानून का वो तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति की दुनिया से चले जाने के कारण दूसरे पक्ष का न्याय पाने का मौलिक अधिकार हमेशा के लिए ना छीन जाए। ये तो बहुत ही गहरी बात कर दी आपने। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, पूछिए। मृत्यु के तुरंत बाद कानून की नज़र में उस मुकदमे का क्या होता है? दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादी की मृत्यु होने पर मुकदमा स्वतः समाप्त नहीं होता। सही कहा, कानूनी भाषा में इसे अबेट होना कहते हैं और मुकदमा तुरंत अबेट नहीं होता। पर इसके लिए एक बहुत बड़ी और बुनियादी शर्त है ना, कि राइट टू सू यानी वाद का अधिकार, वो जीवित रहना चाहिए। एकदम सही। अगर वो अधिकार जीवित है तो समय की एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और ये उल्टी गिनती कितने दिन की होती है? मैंने पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 120 के तहत ये 90 दिन का समय होता है। हाँ, वादी को ठीक 90 दिनों के भीतर मृतक के कानूनी वारिसों को अदालत के रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आवेदन देना होता है। और यहाँ राइट टू सू या वाद के अधिकार को समझना सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि हर मुकदमा मौत के बाद जीवित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं रहता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दावे की प्रकृति क्या है। इसे थोड़ा और विस्तार में समझाइए ना। सीपीसी का ऑर्डर 22 रूल 1 इसे स्पष्ट करता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर मानहानि का या मारपीट का मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मतलब पर्सनल इंजरी या डिफेमेशन वाले केसेस? हाँ, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत आरोप हैं। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो राइट टू सू भी उसके मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। तो मतलब आप किसी मृत व्यक्ति के बेटे से ये नहीं कह सकते कि वो अपने पिता द्वारा किए गए कथित अपमान का जवाब दे? एकदम सही, वो अधिकार वहीं खत्म हो गया। ये तो बहुत तार्किक बात है। जो बात व्यक्तिगत है वो इंसान के साथ ही चली गई। पर दूसरी तरह देखिए, अगर वो मुकदमा किसी जमीन के मालिकाना हक का है या किसी संपत्ति के बंटवारे का है या फिर किसी वित्तीय लेन देन और कर्ज का हो तो वो देयता हवा में गायब नहीं होती, क्योंकि उस मृत व्यक्ति की संपत्ति उसके वारिसों के पास जाने वाली है। अच्छा, तो इसीलिए उस संपत्ति से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियां भी उन्हीं वारिसों पर ट्रांसफर हो जाती हैं। बिल्कुल, ऐसे मामलों में राइट टू सू हमेशा जीवित रहता है। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझें तो मुझे ये किसी रिले रेस की तरह लगता है। रिले रेस? वो कैसे? जैसे दौड़ते हुए एक धावक के अचानक गिर जाने पर रेस वहां रुकती नहीं है। बस नियम ये है कि वादी के पास 90 दिन का समय होता है। अच्छा, 90 दिन में उसे क्या करना होता है इस रेस में? उससे मुकदमे का बटू उस गिरे हुए धावक के वारिसों के हाथ में थमाना होता है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। पर अगर कोई इस 90 दिन की सीमा को चूक जाए तो क्या होगा? तो वो मुकदमा मृतक के खिलाफ अबेट हो जाता है।
यानी निष्क्रिय हो जाता है। पर अबेटमेंट शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वादी मुकदमा ही हार गया हो। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अबेटमेंट का मतलब मेरिट के आधार पर हार जीत तय करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर कोर्ट एक्चुअली में कर क्या रही होती है उस वक्त? जब कोई मुकदमा अबेट होता है तो अदालत ये फैसला नहीं सुना रही होती कि वादी का दावा झूठा था या प्रतिवादी सच्चा था। ओ, मतलब ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक समाप्ति है, प्रोसीजरल टर्मिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि अब दूसरे पक्ष में अपना बचाव करने के लिए कोई मौजूद नहीं है ना? हाँ, और वादी ने समय पर किसी नए व्यक्ति को खड़ा नहीं किया, इसलिए अदालत इस प्रक्रिया को यहीं रोक रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो सामान्य नियम ये हुआ कि मृत्यु के बाद 90 दिन के अंदर वारिसों को लाना है। सही बात है। लेकिन इन स्रोतों को गहराई से खंगालने पर पता चलता है कि कुछ बेहद अजीब और विशेष परिस्थितियां भी हैं। हाँ, जहाँ ये 90 दिन वाला सख्त नियम पूरी तरह से पलट जाता है। उनमें से एक है अदृश्य प्रतिवादी का मामला, यानी इनविजिबल डिफेंडेंट। सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 4 के उपनियम 4 में इसका जिक्र है। और एमएसपी अमूगा जैसे हालिया मामलों में इस पर एक बहुत बड़ी छूट का जिक्र भी किया गया है। वही मैं पढ़ रही थी। अगर जिस प्रतिवादी की मृत्यु हुई है उसने जीते जी कभी अदालत में अपना लिखित बयान यानी रिटन स्टेटमेंट दाखिल ही नहीं किया था, या फिर वो समन मिलने के बावजूद कभी अदालत में पेश ही नहीं हुआ था, तो ऐसे में अदालत वादी को उसके वारिसन को ढूंढने की इस पूरी प्रक्रिया से छोड़ दे सकती है। और इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, अदालत उस मृत व्यक्ति के खिलाफ ही एक तरफा या एक्स पार्टी फैसला सुना सकती है। लेकिन जरा रुकिए, मुझे यहाँ इस नियम पर थोड़ी आपत्ति है। एक ऐसे इंसान के खिलाफ एक तरफा फैसला सुनाना जो अब इस दुनिया में अपना बचाव करने के लिए मौजूद ही नहीं है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आपको क्यों अजीब लग रहा है? क्योंकि क्या ये प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के बुनियादी सिद्धांतों के एकदम खिलाफ नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे अदालत किसी की गैर मौजूदगी का अनुचित फायदा उठा रही है। अगर हम कानून के नजरिए से इसके पीछे के तर्क को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। हमें उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए उसके व्यवहार का विश्लेषण करना होगा। अच्छा, मतलब उसने पहले क्या किया उस पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अच्छी तरह जानता था कि उस पर मुकदमा चल रहा है, उसे अदालत का नोटिस भी मिला था, पर फिर भी उसने जानबूझकर अदालत में पेश न होने का विकल्प चुना। सही पकड़ा आपने। उसने अपना बचाव करने का अधिकार अपने जीते जी ही अपनी मर्जी से छोड़ दिया था। ओह, अब समझ आई बात। अब सोचिए, उसकी मृत्यु के बाद वादी को मजबूर करना कि वो महीनों तक उस व्यक्ति के वारिसों को खोजता फिरे जिसने कभी उस मुकदमे की परवाह ही नहीं की थी। ये तो सच में उस वादी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा जो सारी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। एकदम। कानून का एक बहुत पुराना सिद्धांत है कि कानून हमेशा जागरूक और सतर्क लोगों की रक्षा करता है, उनकी नहीं जो अपने अधिकारों को लेकर सोते रहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो असल में कानून मृत व्यक्ति को सजा नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी पिछली गलतियों और अदालत के प्रति उसकी लापरवाही को आधार बना रहा है। हाँ, ये वास्तव में उस वादी के प्रति निष्पक्षता है जो पूरी ईमानदारी से प्रक्रिया का पालन कर रहा है। पर उन मामलों का क्या जहां कहानी में एक से ज्यादा प्रतिवादी होते हैं? हमारे स्रोतों में 1962 का एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नाथूराम। हाँ, नाथूराम का वो मामला जॉइंट लायबिलिटी या संयुक्त देयता के सिद्धांत को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। तो इसमें क्या अलग था? जब किसी मुकदमे में कई प्रतिवादी होते हैं और उनकी जिम्मेदारी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी वो इंसेपरेबल हैं, तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। इससे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं, ये इनसेपरेबल या जिसे अलग ना किया जा सके, ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। और अदालतों को इससे इतनी परेशानी क्यों है? इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 3 व्यवसायियों ने मिलकर किसी के साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 3 लोग और एक कॉन्ट्रैक्ट। उन तीनों की जिम्मेदारी एक समान और संयुक्त है। मुकदमे के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है और वादी 90 दिनों के भीतर उसके वारिसों को मुकदमे में नहीं जोड़ पाता। अब नियम के हिसाब से उस एक मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा अबेट हो गया, लेकिन बाकी 2 तो जीवित है ना? यही तो अदालत की परेशानी है। अदालत कॉन्ट्रडिक्टरी डिक्रीज यानी परस्पर विरोधी फैसले नहीं दे सकती। कॉन्ट्रडिक्टरी फैसले कैसे बनेंगे इसमें? अगर अदालत बाकी 2 जीवित लोगों के खिलाफ फैसला सुना दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैध है, लीगल है, लेकिन मृत व्यक्ति के खिलाफ केस अबेट होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट अवैध या निष्प्रभावी हो जाए, बिल्कुल,
तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर एक ही अदालत के दो अलग-अलग नतीजे हो जाएंगे। ये कानूनी रूप से एक बहुत ही बेतुकी और अव्यावहारिक स्थिति पैदा कर देगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए ऐसे विशेष मामलों में अदालत कहती है कि क्योंकि हम इस जिम्मेदारी को बांट नहीं सकते, इसलिए एक वारिस को ना जोड़ने की वजह से पूरा का पूरा मुकदमा ही समाप्त हो जाएगा। पूरा मुकदमा खत्म, बाकी दो के खिलाफ भी? हाँ, इसे टोटल अबेटमेंट कहते हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब एक छोटी सी प्रक्रियात्मक चूक और सालों की मेहनत से खड़ी की गई पूरी कानूनी इमारत ढह सकती है। सही कहा, ये वादी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो क्या 90 दिन चूक जाने के बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? कानून में कोई सेकंड चांस या जीवन दान जैसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल है। कानून उतना अंधा या कठोर नहीं है जितना कभी-कभी लगता है। सीपीसी का ऑर्डर 22 रूल 9 वादी को एक रास्ता देता है। वो रास्ता क्या है? अगर मुकदमा अबेट हो गया है तो वादी अदालत में एक आवेदन देकर इस अबेटमेंट को रद्द यानी सेट असाइड करवा सकता है। लेकिन इसकी कोई शर्त तो होगी? हाँ, शर्त यह है कि उसे अदालत को इसके लिए एक पर्याप्त कारण या सफिशिएंट कॉज बताना होगा। उसे साबित करना होगा कि वो 90 दिन के अंदर वारिसों को क्यों नहीं ला पाया। लेकिन यहीं आकर अदालतों का रवैया बहुत ही द्वंद्वा वाला लगता है। द्वंद्व वाला कैसे? अगर हम 1964 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रामचरण मामले और 2010 के बलवंत सिंह मामले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बेहद सख्त रहा है। हाँ, उन फैसलों में सख्ती थी। इन फैसलों में साफ कहा गया है कि केवल ये कह देना कि मुझे तो प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी ही नहीं थी, ये काफी नहीं है। बिल्कुल। वादी को ये साबित करना होगा कि वो अपने मुकदमे को लेकर पूरी तरह से सतर्क था। मतलब लापरवाही के लिए रत्ती भर भी उदारता नहीं दिखाई गई। लेकिन ठीक इसके विपरीत 2008 का पेरुमोन भगवती देवास्वम मामला है। हाँ, उस मामले ने अप्रोच बदली थी। वहां अदालत अचानक से कहती है कि अदालतों को तकनीकी उलझनों से बचना चाहिए और एक व्यवहारिक जस्टिस ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। वहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों में इतना बड़ा वैचारिक टकराव है। एक तरफ कोई ढील नहीं, दूसरी तरफ पूरी तरह से न्याय उन्मुख दृष्टिकोण। ये देखकर कंफ्यूजन तो होता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल चल रहा हो। एक आम वादी ये समझ ही नहीं पाएगा कि अदालत उसके साथ सख्ती से पेश आएगी या उदारता से। ये विरोधाभास देखने में जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे की वजह बहुत व्यवहारिक है। वो क्या वजह है? अदालतों के सामने हमेशा दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होती है। एक तरफ ये सुनिश्चित करना कि मुकदमे अनंत काल तक ना खींचे। हाँ, और दूसरी तरफ ये देखना कि किसी वास्तविक भूल के लिए वादी को अन्यायपूर्ण तरीके से सजा ना मिले। पर रामचरण वाले केस में इतनी सख्ती क्यों थी? उस सख्ती के पीछे के वास्तविक प्रभाव को समझना होगा। जरा सोचिए, अगर अदालतें पूरी तरह से ढील दे दें तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। एक वादी अपने मुकदमे को भूलकर सालों तक घर बैठ सकता है और फिर अचानक 5 साल बाद जागकर वो उस मृत व्यक्ति के पोते पोतियों को अदालत का सम्मन भेज देता है। ओह बाप रे! जिन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके दादाजी का कोई कोर्ट केस चल रहा था। बिल्कुल, ये उन वारिसों के लिए एक भयानक मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न होगा। इसलिए कानून को सख्त होना पड़ता है ताकि वादी सतर्क रहें। ये पॉइंट तो काफी सॉलिड है। लेकिन फिर परिमून मामले वाली उदारता का क्या? देखिए, परिमून मामले का दृष्टिकोण भी अपनी जगह उतना ही सही है। भारत जैसे विशाल देशों में जहां मुकदमे के पक्षकार हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग राज्यों में रह सकते हैं। हाँ, जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस तो बहुत है यहाँ। तो ये पूरी तरह संभव है कि दिल्ली में बैठे किसी वादी को सच में कई महीनों तक की खबर ही ना मिले कि चेन्नई में रहने वाले प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है। ये तो एक बहुत ही जेन्युइन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इसीलिए अदालतें हर मामले के तथ्यों को देखकर ये तय करती हैं कि क्या ये जानबूझकर की गई लापरवाही थी या फिर कोई बोना फाइड मिस्टेक थी, यानी एक वास्तविक और ईमानदार भूल थी। ये एक बहुत ही बारीक और जटिल संतुलन है। लेकिन इस उलझन और अलग अलग आवेदनों के इस ऐतिहासिक विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए हमारे स्रोत हमें सीधा 2025 के एक बिल्कुल ताज़ा और गेम चेंजर फैसले की तरफ ले जाते हैं। ओह हाँ, 2025 का ओम प्रकाश गुप्ता बनाम सतीश चंद्रा मामला। बिल्कुल वही। ये फैसला कानूनी दुनिया में खासकर सिविल वकीलों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। पहले स्थिति सच में बहुत भ्रमित करने वाली थी। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि पहले वादी को वारिसों को जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ता था, फिर अगर 90 दिन पार हो गए तो अबेटमेंट रद्द करने के लिए एक अलग एप्लीकेशन। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के तहत। एग्जैक्टली। सही कहा। मतलब कागजों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता था।
लेकिन 2025 के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पूरे गणित को साफ कर दिया है। ये फैसला इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रक्रिया को बेहद सरल बनाता है। कोर्ट ने इसमें क्या क्लियर किया? अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वादी वारिसों को जोड़ने का आवेदन यानी सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन देता है तो उस आवेदन के अंदर ही अबेटमेंट को रद्द करने की प्रार्थना खुद ब खुद शामिल मानी जाएगी। ओ, यानी इम्प्लिसिट मानी जाएगी। एकदम सही। इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि समय सीमा का गणित अब एकदम स्पष्ट हो गया है। 90 दिन वारिसों को जोड़ने के लिए और अगले 60 दिन अबेटमेंट को रद्द करवाने के लिए। यानी कुल मिलाकर 150 दिन की एक साफ सुथरी और स्पष्ट समय सीमा। ये ऐसा है जैसे किसी जटिल खेल में अब एक स्पष्ट ग्रेस पीरियड या एक्स्ट्रा टाइम जोड़ दिया गया हो। इससे उन मुकदमों को बहुत फायदा होगा जो सिर्फ तकनीकी आधार पर खारिज हो जाते थे। बिल्कुल। ये 2025 का फैसला दशकों पुरानी तकनीकी उलझनों को खत्म कर देता है। ये पुराने कड़े नियमों और पेरुमान मामले की न्याय उन्मुख सोच के बीच एक शानदार पुल का काम करता है। और इस पूरी चर्चा में एक और नियम है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प और क्रांतिकारी लगा। कौन सा नियम? सीपीसी के ऑर्डर 22 का रूल 10A। ये नियम सीधे तौर पर वकीलों की जिम्मेदारी तय करता है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। आमतौर पर हम सोचते हैं ना कि ये पूरी तरह से वादी की जिम्मेदारी है कि वो जासूस की तरह पता लगाए कि कौन जीवित है और कौन नहीं। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन ये नियम कहता है कि ये मृतक के अपने वकील की अनिवार्य कानूनी जिम्मेदारी यानी मैंडेटरी ड्यूटी है कि जैसे ही उसे अपने क्लाइंट के निधन की जानकारी मिले वो तुरंत अदालत को बताए। अगर इसे आम भाषा में कहें तो विरोधी वकील को खुद ही सीटी बजानी पड़ेगी, विसिल ब्लोअर बनना पड़ेगा कि उनके पक्षकार की मृत्यु हो गई है। अदालत का ये कदम नैतिकता और न्याय प्रक्रिया दोनों ही लिहाज से बहुत अहम लगता है मुझे। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से अदालतों में क्या होता तो पता है? कई बार बचाव पक्ष के वकील को पता होता था कि उनके क्लाइंट की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो जानबूझकर चुप रहते थे। वेट, वो चुप क्यों रहते थे? वो शांति से वादी के 90 दिन की समय सीमा खत्म होने का इंतजार करते शॉट। और जैसे ही 91वां दिन आता था वो अचानक अदालत में खड़े होकर कहते थे कि क्लाइंट की मृत्यु हो चुकी है। ओह माय गॉड, ये तो पूरा गेम खेल रहे थे। हाँ, वो कहते थे कि वादी ने समय पर एप्लीकेशन नहीं दिया, इसलिए केस अबेट किया जाए। तो रूल 10A ने इस लुक्का छुपी के खेल को खत्म कर दिया। एकदम। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत के साथ आंख मिचौली अब नहीं चलेगी। मृत्यु की सूचना देना अदालत के प्रति एक कर्तव्य है, ये कोई टैक्टिकल वेपन नहीं है। अगर कोई पक्ष मृत्यु की बात छिपाता है तो अदालत उसे इस अबेटमेंट का कोई फायदा नहीं देगी। ये वास्तव में ईमानदारी सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन तरीका है। सही कहा। तो अगर हम इन तमाम कानूनी पन्नों और नई गाइडलाइंस का सार निकालें तो 5 जरूरी कदम सामने आते हैं। हाँ, उस चेकलिस्ट को फटाफट समराइज कर लेते। पहला कदम क्या है? पहला कदम, जैसे ही मृत्यु की भनक लगे उसकी सटीक तारीख की पुष्टि करें। दूसरा, बिना समय गवाए वारिसों की जानकारी जुटाना शुरू करें। और तीसरा, उस 150 दिन की समय सीमा के भीतर वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करें। और अगर किसी वजह से 150 दिन से ज्यादा की देरी हो गई हो तो चौथा कदम यह है कि उसे छिपाने की बजाय पूरी ईमानदारी से उसका सफिशिएंट कॉज अदालत के सामने रखें। और 5वां, एप्लीकेशन के साथ डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन प्रूफ्स जरूर लगाएं। भारत में सिविल केसेस की हकीकत हम सब जानते हैं। ये सालों साल और कभी-कभी तो दशकों तक चलते हैं। जीवन अनिश्चित है। बिल्कुल अनिश्चित है। एक व्यक्ति 15 साल तक अपने हक की प्रॉपर्टी के लिए अदालत के चक्कर काटता है, वो अपना केस जीतने के बिल्कुल करीब होता है और तभी अचानक दूसरे पक्ष की मृत्यु हो जाती है। और अगर उस वादी को इस 150 दिन के नियम की जानकारी नहीं है तो वो सालों की मेहनत और एक जीती हुई कानूनी लड़ाई को सिर्फ एक टेक्निकल नॉकआउट की वजह से हार सकता है। यही सबसे बड़ा डर होता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ऑर्डर 22 रूल 4 का ये ज्ञान सिर्फ वकीलों की भारी भरकम किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये किसी के लिए भी एक बेहद मजबूत ढाल बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यही है कि नियमों की भूल भुलैया में न्याय कहीं दम ना तोड़ दे। सही बात है। ये सुनिश्चित करना है कि मुकदमे की डोर भले ही मौत के कारण एक हाथ से छूट जाए, लेकिन वो प्रक्रिया के जरिए दूसरे उचित हाथों तक सुरक्षित पहुंच जाए, ताकि अंतिम फैसला मेरिट के आधार पर हो सके, ना कि किसी तकनीकी चूक के आधार पर। और इसी विचार के साथ हम वहीं लौटते हैं जहां से शुरू किया था
कि मौत के बाद मुकदमे का क्या होता है। वो खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल पीछे छोड़ जाती है। वो क्या सवाल है? अगर राइट टू सू ही ये तय करता है कि केस चलेगा या नहीं, तो कानून ये पैमाना कैसे तय करता है? कानून ये कैसे मापता है कि इंसान का कौन सा दर्द या अपमान पूरी तरह से व्यक्तिगत है, जो उसकी चिता के साथ जल जाना चाहिए? हाँ, और कौन सा दवा इतना बड़ा अधिकार बन जाता है कि उसका बोझ आने वाली पीढ़ियों को भी उठाना पड़ता है? क्या पीढ़ियों को उन विवादों का बोझ ढोना चाहिए जो उन्होंने शुरू ही नहीं किए थे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय ने कानून और जीवन के बीच के उस अदृश्य पुल को सोचने पर मजबूर जरूर किया है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।